कहानी उन आम घरों की है जहां खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूं शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहां शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी, वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। काफी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है 2 महीने बाद। अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद, शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूं, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है, वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों, आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं?
मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन, सुनिए, ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है। हॉरर कहानियाँ थी। गाना। आज 20 सालों बाद रमेश अपनी दुल्हन नैना के साथ अपने गांव के अपने पुराने घर आता है। सभी लोग बहुत खुश थे। रूपा भी अपनी बहू का स्वागत करने में लगी थी। पर ये क्या, रूपा जैसे ही अपनी बहू की आरती उतारने जाती है, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। घर की लाइट चली जाती है और आरती का थाल का दीपक बुझ जाता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया? अरे बेटा, ये गांव है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है और कभी भी लाइट चली जाती है। दीपाली बेटा, किचन से मोमबत्तियां तो ले आ। रूपा के कहने पर दीपाली किचन में मोमबत्ती लेने जाती है। लाइट ना होने की वजह से घर में काफी अंधेरा था, इसलिए दीपाली अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और टॉर्च ऑन करते ही उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैंने अभी यहाँ किसी को देखा? क्या सच में यहाँ कोई था या ये सिर्फ मेरा वहम था? अरे दीपाली बेटा, मिले कि नहीं मोमबत्ती? हाँ माँ, बस अभी लाती हूँ। दीपाली सारी बातों को भूलकर मोमबत्ती जलाती है और जैसे ही मोमबत्ती लेकर वापस बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक 10 साल की छोटी बच्ची खड़ी होती है। उस बच्ची की एक झलक देखते ही दीपाली डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। दीपाली की आवाज सुनकर शंकर और छोटा भाई पवन उसके पास पहुंचते हैं। क्या हुआ दीपावली बेटा? पापा, मैंने किसी को देखा। दीदी यहाँ पर कोई नहीं है। अंधेरे में वहम हुआ होगा आपको। अब चलो, दरवाजे पर भैया भाभी कब से खड़े हैं। दीपाली भी इसे अपना एक वहम समझकर सबके साथ बाहर चली जाती है, जहां वो लोग अपनी भाभी का स्वागत करते हैं। नैना अपने पैरों से कलश को गिराकर थाल में पैर रखती है और घर के अंदर जाती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, मैं आपकी ननद नहीं, आपकी छोटी बहन और फ्रेंड की तरह हूँ। इसलिए कभी भी आपको ये लगे कि भैया आपको सता रहे हैं तो आप उनकी शिकायत मुझसे कर देना। भाभी भैया की शिकायत करे या ना करे, पर मुझसे और माँ से तेरी शिकायत जरूर करेगी। सभी आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। नैना भी घूंघट किए अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। मुझे इसीलिए गांव पसंद नहीं। गांव में ऐसी ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने तो सुना है गांव में बहुत सारे भूत भी होते हैं और इस मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। बाय भाभी, हम कल बात करेंगे। अब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नैना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद रमेश अपने कमरे में आता है और देखता है कि नैना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर एक टक नजरें लगाकर देख रही थी। क्या हुआ नैना, बाहर क्या देख रही हो? मैं बाहर का मौसम देख रही हूँ रमेश जी। इस मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, अब हमें भी सो जाना चाहिए। चलो।
इतना बोलकर रमेश सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है, पर नैना अब भी खिड़की के पास ही खड़ी होती है। रमेश के सो जाने के बाद नैना अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पास बैठकर रोने लगती है, जिसे सुन सास की नींद खुल जाती है। बहू, अरे क्या हुआ बहू? तू इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में बैठकर रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया? आपको पता है, आपकी वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव वालों के कितने ताने सुनने पड़े। तू मेरी बहू नहीं है? कौन है तू? मम्मी जी, मैं आप ही की बहू हूँ। आपने मुझे अब भी नहीं पहचाना? इतना बोलते ही नैना की आंखें लाल हो जाती हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मौसम का रुख बदल जाता है। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। देखते ही देखते नैना हवा में उड़ने लगती है और वो अपनी आंखों के इशारे से अपनी सास को भी हवा में लटका देती है। तेरी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को ताने सुनने पड़े। तूने जो पाप किया है, तुझे उस पाप की सजा मिलेगी और अब तेरी इस गलती की सजा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। इस तरह से नैना बड़ी ही बेरहमी से अपनी सास को मार डालती है और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब घर वालों को कमरे में रूपा की लाश मिलती है तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कल तक माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ रात को कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई? सारी गलती मेरी है। बेटे की शादी की खुशी में मैं ही रात को घर वापस नहीं आया और चला गया अपने गांव के दोस्तों से मिलने। अगर रात को मैं अपनी रूपा के साथ होता तो शायद आज वो हमें छोड़कर न जाती। घर में शोक का माहौल पसर गया था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बात कहीं ना कहीं पवन को भी समझ में आ रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर शंकर की भी मौत हो जाती है। पहले माँ छोड़कर चली गई और अब पिताजी। क्या हो गया है हमारे घर को? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। भैया, ये घर सही नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। हमें यहाँ से वापस शहर चले जाना चाहिए। जहाँ रमेश, दीपाली और पवन का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं नैना अपने कमरे में बैठी आराम से मेकअप कर रही थी। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। पवन, तू ये सब क्या कह रहा है? तू होश में तो है ना? अगर भैया भाभी ने तेरी ये बकवास बात सुन ली तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तू भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? दीदी, आप खुद ही देख लो ना। हम जब से इस घर में आए हैं सब कुछ बदल गया है। शादी से पहले नैना भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर अब वो किसी से बात नहीं करती। ज्यादातर अकेले अपने कमरे में ही रहती है और कभी उनसे बात करो भी तो न जाने कैसी अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगती हैं। तू पागल हो गया है? आप समझती क्यों नहीं है दीदी? देखो ना, हमारे घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, पर भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी मेकअप कर रही हैं, आराम से खाना खा रही हैं। और दीदी, आपको पता है, जिस रात माँ की मौत हुई थी ना, उस रात मैंने भाभी को माँ के कमरे में जाते हुए देखा था। पवन की बातें सुन अब दीपाली के मन में भी शक पैदा होने लगता है और वो इस बारे में रमेश से बात करती है। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कौन हो तुम? और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों सबकी जान ले रही हो? रमेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मम्मी जी पापा जी की जान क्यों लूंगी? मैंने कब कहा कि तुमने माँ पापा की जान ली? नैना, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम थोड़ी किसी को मारोगी। नैना, तुम नैना ही हो ना? रमेश की ये बात सुनते ही नैना खाना छोड़कर गुस्से में सबको देखने लगती है। नैना की गुस्से भरी आंख को देखकर तीनों भाई बहन डर जाते हैं।
तभी नैना जोर जोर से हंसने लगती है। मैं ही तो हूँ आपकी पत्नी गौरी। गौरी का नाम सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये गौरी? क्या है इस घर और घर वालों का राज? हमारे दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, कितने अच्छे दोस्त हैं दोनों। बस बड़े होने के बाद भी इनकी ये दोस्ती बनी रहे तो बच्चे कितने खुश रहेंगे। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अपने बेटे रमेश की शादी तेरी बेटी गौरी से करना चाहता हूँ। इस तरह हमारे बच्चे भी हमेशा साथ रहेंगे और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। शंकर की इस बात से उसके दोस्त को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी की शादी रमेश से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्द दोनों परिवार मिलकर बचपन में ही रमेश और गौरी की शादी करा देते हैं। अरे शंकर, अपने बच्चों की शादी करवा कर हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल तो लिया, पर मैं चाहता हूँ कि अपनी गौरी का गौना 2 साल बाद करूँ ताकि वो थोड़ी समझदार हो जाए। अरे हाँ दोस्त, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह समय बीतने लगता है। समय के साथ शंकर का कारोबार तरक्की पकड़ लेता है और 2 साल बाद शंकर अपने पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर लेता है। जब यह खबर उसके दोस्त को पता चलती है तो वो शंकर से बात करने उसके घर जाता है। शंकर, 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तू शहर भी जाने वाला है। मैं सोच रहा था कि तेरे शहर जाने से पहले गौरी का गौना कर दूं ताकि तू अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा सके। ये तू कैसी बातें कर रहा है? रिश्तेदारी बराबरी वालों से होती है और वैसे भी अब मेरा बेटा या मेरा परिवार कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानता। ये तू कैसी बातें कर रहा है दोस्त? जब हमने अपने बच्चों की शादी करवाई थी तब हम दोनों ही एक बराबर थे। पिछले 2 साल में तेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा क्या चल गया तो पुराने रिश्ते ही तोड़ देगा। देख भाई, ऐसा मत कर। अगर तूने मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया तो कोई भी मेरी बच्ची से शादी नहीं करेगा। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार देख, वैसे भी बाल विवाह तो कानून मान्यता नहीं देता, फिर मैं कैसे दे दूं? तू अपनी बेटी के बड़े होने पर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा देना। वैसे भी तब तक ना उसे और ना ही गांव वालों को ये बात याद रहेगी। मेरे बेटे को बख्श दे मेरे भाई। इस तरह से शंकर अपने दोस्त के परिवार और गौरी को गांव वालों के ताने सुनने और जिल्लत से भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ अपने परिवार वालों के साथ शहर चला जाता है। अरे इनकी गौरी में ही कोई दोष होगा, तभी तो लड़के वालों ने इनकी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया और उसको यहाँ छोड़कर शहर चले गए। अब कौन थामेगा ऐसी लड़की का हाथ? अरे पता नहीं कैसा आदमी है जो गांव वालों के इतने ताने सुनकर भी सर उठाकर गांव में चल रहा है। अरे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता ना तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता। हाँ, दिन रात लोगों की नजरों में अपने लिए ग्रहण देख और सबके ताने सुन सुन अब गौरी के पिता हिम्मत हारने लगते हैं और एक रात गौरी के माता पिता खुदकुशी कर लेते हैं। ये सदमा गौरी भी सहन नहीं कर पाती और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे परिवार की वजह से हम लोगों ने अपनी इज्जत और जान गंवाई। इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वो भी अपनी जान देकर। हंसते हुए अब नैना हवा में उड़ने लगती है। नैना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। गौरी की आत्मा उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, पैर उल्टे, चेहरा काला और बाल बिखर गए थे। अब गौरी अपनी शैतानी शक्तियों से घर के हर कोने को अपने काबू में कर लेती है और सीधी दीवार पर जाकर चिपक जाती है। मुझे अपना बदला चाहिए। बदला लूंगी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गौरी इतनी तेज चिल्ला रही होती है कि उसकी आवाज से घर के सारे कांच टूट जाते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है और ये सब देखकर तीनों भाई बहन के होश उड़ जाते हैं। दीदी
बचाओ, भागो भागो। उन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागता देख गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दीपाली घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे देख गौरी गुस्से में अपनी शक्तियों से तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दीपाली को हवा में उड़ा देती है। बाहर भागेगी, मुझसे बचकर भागना चाहती है, कोई नहीं बचेगा, आज तुम सब मरने वाले हो। अचानक घर में भूतिया आवाजें गूंजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, सोफा, टेबल, कुर्सी सब हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर रमेश, दीपाली और पवन की रूह कांप जाती है। घर में ये सब होते हुए और अपनी बहन को हवा में उड़ते हुए देख रमेश और पवन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। इतने में गौरी अपनी आंखें दीपाली की तरफ करती है और अपनी शैतानी शक्तियों से उसका गला दबाने लगती है। भागने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे इस दुनिया से ही भगा दूंगी। इतना बोलकर गौरी दीपाली को उठाकर फेंक देती है और दीपाली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। दीपाली के पूरे शरीर में चोट के निशान होते हैं और वो उठ भी नहीं पाती। दोनों भाई भागते हुए अपनी बहन के पास जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम तीनों को तड़पा कर मारूंगी। अरे अरे, पर हमने क्या किया है? हम तीनों भाई बहन तो निर्दोष हैं। गलती तो हमारे माता पिता ने की थी और उन्हें तुम पहले ही मार चुकी हो, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पवन के इतना बोलते ही गौरी एक हवा के झोंके की तरह उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और रमेश को गुस्से भरी नजरों से देखती है। गलती मेरे परिवार की नहीं थी, पर सबको मरना पड़ा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी पवन को हवा में उछाल देती है, जिस पर कमरे की छत से टकराकर जमीन पर आकर वो गिरता है। उसके सर और शरीर पर जगह जगह चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, जिसे देख अब रमेश से चुप नहीं रहा जाता। गौरी, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो। मेरे भाई बहन को छोड़ दो। तुम मुझे मार दो। मरना तो सबको पड़ेगा। अरे पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर गौरी, मैं प्लीज मेरे भाई बहन को छोड़ दो। उन्हें तो इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार यही चाहता था ना कि मैं तुम्हें अपना लूं। उस समय मैं बच्चा था, मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे इसी रूप में अपनाता हूँ। मेरे साथ जो करना है कर लो, बस मेरे भाई बहन की जान बख्श दो उनकी जान। रमेश की ये बात सुनकर गौरी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई बहन को नहीं मारूंगी, पर तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। अब रमेश गौरी के साथ छत पर जाता है और छत से नीचे कूद जाता है। रमेश के मरते ही गौरी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और इस तरह से रमेश खुद मरकर अपने भाई बहन को बचा लेता है। हॉरर कहानियाँ गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है
और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो, ये कॉल उनके लिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी। फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहां उसे ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा घोस्ट। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं। चलो ऊपर मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी, सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्म से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है, जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी। आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने। मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा। ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है। कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए। आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है, जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। ये 5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया? हाथ है। सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है। फर्श पर हर तरफ खून ही खून। प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है, मैम, यहाँ रूहें रहती हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना,
प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रोमिल के घर से बाहर निकलती है। चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? इनको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूं क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है, पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सुन लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। माँ, भूख लगी है। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था। अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था। एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी। यहाँ हमारी जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था जिसे वो रूहें रोज मारे, रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिखी जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा नेहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है।
इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं, वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है, उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह, शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है, मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला की नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शीला को और भी ज्यादा डराए जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आ गिरती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहलाते हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है, जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं, वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांटकर निकिता फिर सो जाती है, पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, वहाँ वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब,
ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वहीं सीट पर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। ये देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है, पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही छुप कर बैठी रहती हैं। अरे अरे कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में गुर्राते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में अंग्रेजी झाड़ती बहू। माधोपुर गांव में मेधा की शादी नीरज से होती है। मेधा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात बात में इंग्लिश झाड़ना मेधा की फितरत थी। गांव के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में ढेर सारी औरतें खड़ी थी कि अचानक मेधा कहती है, ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बड़ी हमें हट बोलने वाली, अरे तू हट यहाँ से, पहले मेरी बाल्टी है, मैं पानी भरूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ गर्मी बहुत है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मेधा उन लोगों का मजाक बनाती हुई कहती है। मेधा घर आती है जहाँ उसकी सास बैठकर टीवी देखती है। अरे बहू सुन तो जरा, तेरी शिकायतें बड़ी आ रही है। ये तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी झाड़ती है ना, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो मॉडर्न हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूंगी। तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बुझाए ठीक बोलत माँ, हे बुझाए ठीक बोलत माँ। तोते की बात सुन मेधा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। मेधा झोला लेकर सब्जी लाने निकलती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ मैं ना मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल लेने, जल्दी आ जाऊंगी। अरे रुक जा मरी, तेरे घर वालों से दहेज में फ्रिज मांगा था, वो तो दिया न गया उन लोगों से, अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है? कौन सा फ्रिज और कौन सा टेबल? पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू मिल गई वो काफी नहीं है क्या? और हाँ, मैं टेबल नहीं वेजिटेबल लेने जा रही हूँ। वेजिला या लेजिला, हमें नहीं चाहिए कोई टेबल। वो मैं भी किसे समझा रही हूँ, कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गंवार न हो जाऊं। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी। घर में कुछ नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी? ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। मेधा बाजार में जाती है और सब्जी वाले को कहती है, भैया वो लेडी फिंगर कितने में दी? सब्जी वाला उसे घूर कर पूछता है, अरे देखो बहन जी, थोड़ा बहुत तो हम भी ना पढ़े हैं, ज्यादा ना बकाती मारो। लेडीजन क्या होती है हम जानत है, और फिंगर भी हम काहे दे दे अपनी घरवाली की अंगुली। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है? हरी हरी ये मांग रही हूँ। अरे बहन जी आप तो बड़ी गवार है, भिंडी बोलता है इसको, कितनी देनी है जल्दी से बताओ, टाइम ना है हमारे पास इतना। मेधा सब्जी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है। मेधा की इंग्लिश बोलने की आदत लगातार जारी रहती है, जिससे कभी घर तो कभी मोहल्ला तो कभी बाजार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सास ने बहू की इस बीमारी का इलाज निकाल ही लिया। मेधा की सास ने गांव की दीवारों पर एक पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए, वो भी 2 महीने में। बस फिर क्या था, मेधा के घर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी, सुना है आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। पढ़ा भी लेती है क्या? अब हम तो अपने बच्चों को आपसे ही अंग्रेजी पढ़वाएंगे। सुना है बहुत ही अच्छे पढ़ा लेती हैं आप। अरे हम पैसे भी दे देंगे, बस आप हमारे बचपन को ना पढ़ा दीजिए। मेधा एक साथ इतने बच्चे देखकर सोच में लग जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, एक बच्चे से 100 भी लेती हूँ तो पर चाइल्ड 100 तो कितना होगा? वो मन ही मन में कैलकुलेशन करती है। अब मेधा ज्यादातर गांव के बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है और सास चैन की सांस लेती है। किशनपुर गांव में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुणाल और बहू सुधा के साथ रहा करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत ही कामचोर होती है और आए दिन काम न करने के नए नए बहाने बनाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह भी हो जाया करती है। अरे बहू, तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? वो माँ जी, मेरी उंगली कट गई थी सब्जी काटते वक्त,
इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, बर्तन तो कर ही सकती हो। नहीं ना माँ जी, सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हो जाएगा। आज के लिए बर्तन आप ही कर लीजिए। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। जी, आप माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? आंखों को अच्छे से धोकर मसलो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना। हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना। सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आंखें भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए, मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना। डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी। तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई। जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चद्दर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती। ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू,
सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। चल अब अपने हाथ की चाय तो पिला दे जरा। जी माँ जी।